नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। वोट चोरी, एसआईआर, जो भी नाम देना चाहे, इस पर संसद में आखिर चर्चा हुई। जिस विषय पर चर्चा नहीं हो सकती थी, किस नाम पर? चुनाव सुधार के नाम पर। लेकिन उससे निकला क्या? एक बार फिर साबित हुआ कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस संसद के दोनों सदनों को मिलाकर कह रहा हूं सबसे प्रभावी वक्ता है। उन्होंने राहुल गांधी के धुर्रे उड़ा दिए अपने भाषण से, और नतीजा यह हुआ कि राहुल गांधी और उनके साथी सदन छोड़कर भाग गए। कोई जवाब नहीं था उनके पास। राहुल गांधी बाल सुलभ जिद पर अड़े हुए थे कि मैंने जो सवाल पूछे पहले उनका उत्तर दीजिए। अमित शाह ने बिना जो है कोई लाग लपेट के सीधे सीधे कहा कि मेरे भाषण का क्रम क्या होगा ये मैं तय करूंगा, कोई और नहीं तय करेगा। मैं जितने सवाल आपने उठाए हैं उनका भी जवाब दूंगा, और धैर्यपूर्वक सुनिए। उसके बाद कुछ पूछना बाकी रह जाए तो वो भी पूछिए, मैं आधी रात तक बैठकर जवाब दूंगा और एक एक सवाल का जवाब दूंगा। और उन्होंने जवाब दिया, और क्या खूब जवाब दिया। उन्होंने भाषणबाजी नहीं की, जिसको अंग्रेजी में रेटरिक कहते हैं ना, कि आप तथ्यों से हटके भाषणबाजी पर उतर आते हैं, भावनात्मक मुद्दों पर उतर आते हैं, तथ्य और तर्क के बिना बात करते हैं। उन्होंने एक एक बात केवल तर्क और तथ्य के आधार पर कही। राहुल गांधी ने कहा कि मैंने मुख्य रूप से 3 मुद्दे उठाए हैं, आप उनका जवाब दीजिए। पहला, आपने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को उस कमेटी से क्यों निकाला जो चुनाव आयोग के सदस्यों का और मुख्य चुनाव आयुक्त का चयन करती है। उनका दूसरा सवाल, जो मतदान केंद्र की फुटेज है, सीसीटीवी फुटेज है, वो 45 दिन में क्यों नष्ट करने का आदेश दिया चुनाव आयोग ने। तीसरा सवाल उन्होंने उठाया कि रिटायरमेंट के बाद चुनाव आयुक्तों को इम्यूनिटी, किसी भी मुकदमे से इम्यूनिटी क्यों दी। अमित शाह ने कहा सबका जवाब देंगे। पहले उन्होंने कहा कि वोट चोरी क्या होती है पहले ये बता दूं, उसकी परिभाषा बता दूं। वोट चोरी 3 तरह की होती है। पहला, कि आप मतदाता नहीं है फिर भी मतदान कर रहे हैं, वोट दे रहे हैं। दूसरा, गलत तरीके से चुनाव जीत गए। और तीसरा, हारने के बाद भी पद ले लेते हैं। तो पहली वोट चोरी की अपनी बात के पक्ष में उन्होंने उदाहरण दिया सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू का। उन्होंने कहा इतिहास की बात कैसे नहीं होगी, इतिहास कैसे भूल जाएंगे हम अपना। तो उन्होंने कहा कि जब प्रधानमंत्री के चयन का, उस समय कांग्रेस अध्यक्ष के चयन का मुद्दा आया, तो 28 में से 24 राज्य इकाइयां जो कांग्रेस की थीं, उन्होंने सरदार पटेल के पक्ष में वोट दिया। 4 जो है उन्होंने जवाहरलाल नेहरू के पक्ष में दिया। लेकिन प्रधानमंत्री कौन बना? जवाहरलाल नेहरू। तो किसने वोट चोरी की? वोट मिला सरदार पटेल को और जीत घोषित हुई जवाहरलाल नेहरू की, तो वोट चोरी किसने की? दूसरा, उन्होंने कहा अनैतिक तरीके से जीतना। इसके लिए उदाहरण दिया इंदिरा गांधी का। उनका रायबरेली से जो चुनाव, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने रद्द किया कि गलत तरीके से उन्होंने चुनाव जीता। उन्होंने कहा अदालत से हार गई इंदिरा गांधी, ये साबित हो गया कि गलत तरीके से चुनाव जीता था। उसके बाद क्या किया उन्होंने? उसके बाद उन्होंने संविधान बदल दिया, नियम बदल दिए और खुद को ही इम्यूनिटी दे दी। उन्होंने कहा मैं चुनाव आयुक्तों की इम्यूनिटी पर आऊंगा बाद में, पहले आप देखिए कि इंदिरा गांधी ने अपने को ही इम्यूनिटी दे दी कि प्रधानमंत्री के चुनाव को कोई किसी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। फिर उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट में परिवर्तन किया, जिस तरह से संविधान को कुचला, उसकी बात की। और तीसरा उदाहरण दिया वोट चोरी का, सोनिया गांधी का। उन्होंने ये नहीं कहा कि सोनिया गांधी ने वोट दिया नहीं दिया, वोट चोरी की, क्या किया। उन्होंने कहा कि एक मामला दायर हुआ अदालत में कि सोनिया गांधी इस देश की नागरिक बनने से पहले इस देश की मतदाता बन गई थी, ये आरोप। तो उन्होंने कहा इसका जवाब अदालत में दीजिएगा, यहां देने की जरूरत नहीं है। तो राहुल गांधी के 3 सवालों का ये जवाब पहले तो ये दिया अमित शाह ने। फिर उनके जो 3 मुद्दे थे उनका जवाब दिया। पहला, सीजीआई को कमेटी से क्यों निकाला। उन्होंने कहा 73 साल तक, आज़ादी के बाद 73 साल तक
चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का कोई नियम ही नहीं था, कोई कानून ही नहीं था। फिर पीवी नरसिम्हा राव के समय जब वो प्रधानमंत्री थे तो चुनाव आयोग को बहुसदस्यीय बनाया गया। पहले एक सदस्यीय होता था। प्रधानमंत्री जिसका नाम रेकमेंड करके भेज देते थे राष्ट्रपति के पास, वो चुनाव आयुक्त हो जाता था या मुख्य चुनाव आयुक्त हो जाता था। और फिर उन्होंने कहा कि किस किस तरह के चुनाव आयुक्त आपने बनाए। नवीन चावला का नाम लिया, जिनको शाह आयोग ने कहा था कि ये व्यक्ति विश्वसनीय नहीं है, किसी पद पर बैठने के योग्य नहीं है, इस पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए। वो अलग बात है कि शाह कमीशन की रिपोर्ट पर कार्रवाई होती, उससे पहले जनता पार्टी की सरकार गिर गई। लेकिन उसी नवीन चावला को सोनिया गांधी ने पहले चुनाव आयुक्त फिर मुख्य चुनाव आयुक्त बनवाया। और उस समय के मुख्य चुनाव आयुक्त ने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखकर कहा कि ये बेईमान आदमी है, प्रमाण दिए कि क्या क्या बेईमानी की है। कहा कि जो चुनाव आयोग की बैठक होती है उसमें से निकलकर बाथरूम जाने के बहाने से ये 10 जनपद फोन करता था और सारी जानकारी देता था। ये सब लिखित में शिकायत की है मुख्य चुनाव आयुक्त ने। गोपाल स्वामी उस समय मुख्य चुनाव आयुक्त थे। कोई कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि उनके रिटायर होने के बाद उसी नवीन चावला को मुख्य चुनाव आयुक्त बना दिया गया। मुख्य न्यायाधीश की जो बात थी, उन्होंने कहा 2023 में एक मुकदमा हुआ सुप्रीम कोर्ट में और कहा गया कि चुनाव आयुक्तों का चुनाव करने के लिए कोई समिति बननी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को सुझाव दिया कि आप इस तरह की एक समिति बनाएं, उसके लिए आप कानून में प्रावधान करें, संसद से एक प्रस्ताव लाकर। यह फैसला नहीं था सुप्रीम कोर्ट का, यह सुझाव था सरकार को। सरकार ने तुरंत मान लिया और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जब तक आप कानून बनाते हैं तब तक के लिए वैकल्पिक व्यवस्था होगी, जिसमें मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री और उसके अलावा नेता प्रतिपक्ष सदस्य होंगे। लेकिन 2023 में यह सुझाव दिया था सुप्रीम कोर्ट ने और 2023 में ही सरकार ने संसद से प्रस्ताव पास करके समिति बना दी, जिसमें प्रधानमंत्री अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष सदस्य और उसके अलावा एक केंद्रीय मंत्री सदस्य। इसको भी चुनौती दी गई सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया। तो उन्होंने कहा कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमारा तो 33% ही वोट है, यानी 3 सदस्य हैं, 2 सदस्य सत्ता पक्ष के हो गए, विपक्ष का एक ही। तो उन्होंने कहा कि भाई हमने तो 33 दे दिया, आपने तो हमको 1% भी नहीं दिया था। नेता प्रतिपक्ष या विरोधी दल का कोई नेता होता ही नहीं था, कोई कमेटी ही नहीं होती थी, तो उसके होने का सवाल क्या। फिर उन्होंने कहा ये 33% और जो ये 67% है, इसका फैसला इस देश की 140 करोड़ जनता करती है। मतदाता ने हमको 67% दिया है अधिकार और आपको 33%। जिस दिन आपको जनादेश मिल जाएगा आपका 67% हो जाएगा। तो वो किसी सरकार ने, किसी कानून ने, किसी न्यायालय ने ये फैसला नहीं किया है। ये जनता का फैसला है कि किसके पास कितना रहेगा। फिर बाकी 2 सवालों का जवाब दिया उन्होंने कि ये 45 दिन में सीसीटीवी फुटेज नष्ट करने का आदेश क्यों दिया गया। उन्होंने कहा 1951 में जब रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट बना था तब ये सीसीटीवी का चलन नहीं था, टेक्नोलॉजी ही नहीं थी, इसलिए उसमें कोई जिक्र नहीं था। लेकिन एक नियम था कि कोई भी चुनाव होने के बाद उसका नतीजा घोषित होने के 15 दिन के अंदर आप हाई कोर्ट में उसके खिलाफ अपील कर सकते हैं, उसको चुनौती दे सकते हैं चुनाव नतीजे को। उसी को अलाइन किया हमने सीसीटीवी फुटेज के साथ कि जब 45 दिन बाद इसको चुनौती ही नहीं दी जा सकती जो चुनाव का नतीजा है, तो फिर सीसीटीवी फुटेज का उसके बाद रखने का मतलब क्या है। इसलिए ये व्यवस्था की गई कि 45 दिन तक सुरक्षित रखा जाएगा सीसीटीवी फुटेज। और जहां तक बात है कि किसी को भी मिल जाए उसकी प्रति, तो हाई कोर्ट जाकर कोई भी ले सकता है, राजनीतिक दल भी ले सकता है, आम आदमी भी ले सकता है, लेकिन उसके लिए हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, उसके लिए चुनाव आयोग जाना पड़ेगा। तो उनका अगर कोई चुनौती देता है किसी चुनाव को, उसके नतीजे को, तो अदालत स्वाभाविक रूप से आदेश देती है कि जब तक इस मुकदमे का फैसला न हो तब तक इससे जुड़े सारे दस्तावेज सुरक्षित रखे जाएं। तो सीसीटीवी फुटेज भी सुरक्षित रखा जाएगा, लेकिन सारा सुरक्षित रखा जाए ये तो व्यवहारिक रूप से संभव ही नहीं है और नियम भी नहीं है ऐसा। फिर तीसरा सवाल था राहुल गांधी का कि इम्यूनिटी क्यों दी चुनाव आयुक्तों को। आजकल वो धमकी दे रहे हैं, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को और दूसरे चुनाव आयुक्तों को कि ये मत सोचना रिटायर होने के बाद बच जाओगे, हम सत्ता में आएंगे तो खोज कर ढूंढ कर निकालेंगे। मतलब एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को, एक संवैधानिक संस्था के मुखिया को नेता प्रतिपक्ष चुनौती दे रहा है गली के गुंडे की भाषा में कि हम तुम्हें देख लेंगे, छोड़ेंगे नहीं। तो अमित शाह ने कहा कि भाई ये जो कानून बना था 1951 में, संविधान 1950 में बनने के बाद, उसी कानून में चुनाव आयुक्त को ये इम्यूनिटी मिली हुई है, ये हमने नया कुछ नहीं किया है। तो राहुल गांधी के तीनों सवालों का तथ्यात्मक रूप से, कानूनी रूप से जवाब दे दिया अमित शाह ने। अब राहुल गांधी जो उछल रहे थे, बार बार बीच बीच में खड़े हो जा रहे थे कि नहीं पहले इसका जवाब दीजिए, नहीं पहले इसका जवाब दीजिए, बार बार अमित शाह कह रहे थे हर सवाल का जवाब देंगे। टोकना पड़ा लोकसभा अध्यक्ष को कि बार बार उठने से ऐसे काम नहीं चलेगा, इस तरह से सदन की प्रक्रिया नहीं चलती। तो राहुल गांधी चाहते हैं कि सदन भी उनके हिसाब से चले, देश उनके हिसाब से चले, देश की संवैधानिक संस्थाएं उनके हिसाब से चले। और इसी बीच में जिक्र किया अमित शाह ने तमिलनाडु के मामले का कि एक जज ने सही फैसला दिया हाई कोर्ट के, मद्रास हाई कोर्ट के, तो उसका फैसला बर्दाश्त नहीं हुआ और उसको हटाने के लिए इम्पीचमेंट मोशन ले आए। इतने डेमोक्रेटिक हैं आप। और फिर उन्होंने असली बात, जो राजनीतिक बात थी, जो राजनीतिक हमला था, वो किया। कहा ये एसआईआर का मामला नहीं है, ये मतदाता सूची का मामला नहीं है, ये चुनाव आयोग का भी मामला नहीं है, ये दरअसल कुल मामला है घुसपैठियों को मतदाता सूची में बनाए रखने का। उन्होंने कहा कि क्या इस देश में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का फैसला घुसपैठिए करेंगे? जो इस देश का नागरिक नहीं है वो इस देश का मतदाता नहीं होगा, हम चुन चुन कर एक को निकालेंगे। राहुल गांधी, उनके साथियों के पास कोई जवाब नहीं था। इस मुद्दे पर बहस कराकर राहुल गांधी ने अपने को और ज्यादा एक्सपोज कर लिया। और चुटकी लेते हुए अमित शाह ने यह भी कह दिया कि अरे भाई, जो आपके लिए भाषण लिखते हैं, आपका भाषण लिखते हैं, उनसे कहिए थोड़ी रिसर्च किया करें, थोड़ा तथ्य दिया करें। राहुल गांधी जो बोले, तथ्यों की कसौटी पर कोई बात उनकी खरी नहीं उतरती। और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में जो कुछ कहा गया था, उन सब बातों का भी जवाब दिया अमित शाह ने, एक एक बात का जवाब दिया। राहुल गांधी और उनके साथियों के पास कोई उत्तर नहीं था, तो मैदान छोड़कर भाग गए। अमित शाह का भाषण पूरा होता उससे पहले ही सदन से उठकर चले गए। जिस मुद्दे पर बहस के लिए पूरा मॉनसून सत्र वॉश आउट कर दिया, शीतकालीन सत्र के 2 दिन बर्बाद कर दिए, उस मुद्दे पर बहस का पूरा जवाब सुने बिना उठकर भाग गए। जबकि उनको आश्वासन दिया गया था कि अमित शाह के भाषण के बाद आपके जो भी सवाल होंगे उनका जवाब गृह मंत्री देंगे। सवाल ही नहीं रह गया तो पूछते क्या? सुनना मुश्किल हो गया था। सच सुनना बड़ा मुश्किल होता है और राहुल गांधी के लिए तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। उनको तो आदत ही नहीं है सच सुनने की। आदत झूठ बोलने की है, सच सुनने की नहीं है। तो उनका झूठ जो है आज अमित शाह ने पूरे देश के सामने उजागर कर दिया कि एक फर्जी कैंपेन चला रहे थे। इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ घुसपैठियों को बचाना है, उनको कवर फायर देना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि उनका नाम मतदाता सूची में बना रहे, उसके लिए ये सारा मुद्दा उठा रहे हैं। और उन्होंने कहा कि चुनाव सुधार, उन्होंने कहा मैंने आने से पहले सदन में, अपना भाषण शुरू करने से पहले जब भाषण की तैयारी कर रहा था, उस समय पता किया कि 2014 से अब तक 11 साढ़े 11 सालों में चुनाव सुधार पर कितने सुझाव चुनाव आयोग को कांग्रेस पार्टी ने दिए? एक भी नहीं, 0। तो चुनाव सुधार में कोई रुचि नहीं है कांग्रेस पार्टी की और राहुल गांधी की। उनकी रुचि सिर्फ और सिर्फ इन घुसपैठियों को बचाने की है, क्योंकि यही उनका आधार है, यही उनको सत्ता में वापस ला सकते हैं, ऐसा कांग्रेस पार्टी उसके साथियों को लगता है। और उन्होंने चेतावनी दी कि बिहार में एसआईआर का मुद्दा उठाकर आपने देख लिया, जनता ने साफ कर दिया। और चेतावनी पश्चिम बंगाल को दी, ममता बनर्जी का नाम लिए बिना, कि अगर इस मुद्दे पर अड़े रहे तो वही नतीजा होगा जो बिहार में हुआ है। और उन्होंने कहा बंगाल और तमिलनाडु का भी नाम लिया।
उन्होंने कहा बंगाल और तमिलनाडु में भी यही हश्र होगा। तो अमित शाह का भाषण पूरी तरह से आत्मविश्वास से लबालब था, क्योंकि उनके पास तथ्य थे, क्योंकि उनके साथ सत्य था। राहुल गांधी का चेहरा देखने लायक था। बीच में उठकर वो नाटक करने, जैसे स्कूली बच्चे या कॉलेज के छात्र करते हैं, उस तरह से कोशिश की उनका मनोबल गिराने की अमित शाह का, कि मैं देख रहा हूं कि आप डिफेंसिव हैं, आपको चिंता है, आपके पास जवाब नहीं है। लेकिन जब जवाब देना शुरू किया अमित शाह उत्तेजित नहीं हुए। उन्होंने स्पीकर से कहा कि आप चिंता मत कीजिए, मैं इनके उकसावे में नहीं आऊँगा, मैं जो बात है तथ्यात्मक रूप से वही कहूँगा और इनके सारे सवालों का जवाब दूंगा और तथ्यात्मक जवाब दूंगा। कानूनी रूप से जो कुछ है, कानूनी स्थिति, उसको स्पष्ट करूंगा। और जो राहुल गांधी अमित शाह के लिए कह रहे थे कि आप डिफेंसिव दिख रहे हैं, आप परेशान दिख रहे हैं, ऐसा लग रहा है आपने हार मान ली है, वो राहुल गांधी हार ही नहीं मानी, मैदान छोड़कर भाग गए। इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाए। प्रोटोकॉल की बात करते हैं, प्रतिपक्ष के नेता के अधिकार की बात करते हैं, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाए कि सदन में बैठे रहें और गृह मंत्री का पूरा भाषण सुने, पूरा जवाब सुने। और गृह मंत्री ने शुरू में ही कह दिया था कि मेरी पूरी बात सुन लीजिए ध्यान से, उसके बाद हो सकता है आपके पास पूछने के लिए कोई प्रश्न ही ना हो। तो लेकिन उनके तो भाषण के खत्म होने से पहले ही उनके सारे प्रश्न खत्म हो गए थे, इसलिए कांग्रेस और उनके साथी दल उठकर चले गए सदन से। तो राहुल गांधी बिना चुनाव के, ये राहुल गांधी की बड़ी हार है। एक तो चुनाव के मैदान में हार होती है और दूसरा होता है बिना चुनाव के हार। और जो राहुल गांधी ने किया है, इसको कहते हैं आ बैल मुझे मार। ये ऐसा मुद्दा था जिस पर सबको समझ में आ रहा था कि राहुल गांधी बहुत कमजोर विकेट पे खड़े हैं, उनके पास न सत्य है, न तथ्य है, न तर्क है। फिर भी वो अपनी जिद में खड़े हुए थे। उनको लग रहा था संसद में इस पर बहस करा लेंगे तो वो बिल्कुल विश्व विजयी हो जाएंगे। पता चला संसद में बहस हुई और उनके पास जो था वो भी चला गया, पूरी तरह से एक्सपोज हो गए। अमित शाह ने एक्सपोज कर दिया और ये कह के पूरी तरह से पुष्टि कर दी इसकी। उन्होंने कहा चुनाव क्यों हारते हैं आप, हम बताते हैं। चुनाव हारते हैं क्योंकि आपके पास नेतृत्व नहीं है। और चेतावनी दी, एक दिन आएगा जब कांग्रेस का कार्यकर्ता आपसे सवाल पूछेगा कि हम चुनाव क्यों हार रहे हैं, तब आपको जवाब देना पड़ेगा उसे। तो कांग्रेस का भविष्य भी बता दिया, राहुल गांधी का भी भविष्य बता दिया कि आगे कोई संभावना नहीं है। ये जो रवैया है ये कांग्रेस को डुबोने वाला और खुद डूबने वाला है। तो उनके कुल भाषण से ये लगा कि राहुल गांधी ने तय कर लिया है कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी डूबेंगे, मतलब कांग्रेस को। और उसी रास्ते पर कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी चल रहे हैं। उनके पास सवाल उठाने के लिए झूठ का सहारा है, लेकिन जवाब सुनने के लिए, सच सुनने की शक्ति नहीं है, उसका साहस नहीं है। तो आज जो अमित शाह ने किया राहुल गांधी के साथ, इससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता था। राहुल गांधी की सार्वजनिक रूप से इससे ज्यादा फजीहत और कुछ नहीं हो सकती थी। अगर थोड़ी भी मर्यादा होती, थोड़ी भी नैतिकता होगी, तो राहुल गांधी अब सार्वजनिक रूप से कम इस मुद्दे पर मुंह दिखाने लायक नहीं रह गए। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।